दोपहर का 1 बजा है। सिर के नीचे बाँह रखे लेटी मनीषा देर से एक ही बात सोचे जा रही है। जब जितिन उससे कहेगा मेरे पास लौट आओ, तो वह ठीक क्या उत्तर देगी। बराबर में लेटा जितिन अभी प्रगाढ़ निद्रा की लीन में है। कमरे में अविचल नीरवता है। उसके बीच जितिन का अवश्य मूक प्रश्न वर्षा के नए बादल के समान तैर रहा है, जो रह रहकर गड़गड़ा उठता है, पर जिसकी गड़गड़ाहट में गर्जन की उग्रता नहीं होती है केवल आने वाली मधुर वृष्टि की सूचना। अभी जितिन प्रगाढ़ निद्रा में लीन है, पर देर तक नहीं। जितिन की नींद ऐसे ही होती है, गहरी पर लंबी नहीं। वह जब भी सोता है तो गहरी नींद और जागता है तो तरोताज़ा। बिस्तर से उछलकर उठता है और अपने काम में लग जाता है। एक झटके के साथ अतीत को अलग फेंक देता है और वर्तमान से जूझने लगता है। जो लोग वर्तमान में उसका साथ नहीं दे सकते, वे पिछड़ जाते हैं, अतीत में सिमट जाते हैं। जितिन उनकी ओर वापस नहीं मुड़ता। पर मनीषा को उसने यूं नहीं बिसराया। 4 वर्ष का लंबा अंतराल हो चला। उसने विवाह क्यों नहीं किया? क्यों? अवश्य मनीषा के कारण ही। उसे याद आया नैनीताल में उससे मुलाकात का दूसरा दिन। सहज स्नेहिल स्वर में उसने कहा था, मनीषा, मैं अभी भी तुम्हें चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम आओ बस। और आज मनीषा होठों ही होठों में मुस्कुरा दी। जितिन ने कहा था, मन कर रहा है यहीं ठहरा रहूं और यूं ही जीता जाऊं। कहकर वह सो गया था। जितिन जो ठहरा, पर कितना झकझोर देने वाला कथ्य कह गया था वह। अपने में कथ्य इतना विशेष नहीं है, मनीषा जानती है, पर जितिन की जुबान से फूटकर उसका एक एक अक्षर दहकते लाल जवा कुसुम सा खिल उठा था। देखते देखते मनीषा की आंखों के सामने अनंत छोर तक दावानल की असंख्य ज्वलंत लपटें उठने लगी थीं। पर आश्चर्य, क्षितिज को छूकर वह झरी थीं, अंगार बनकर नहीं, पंखुड़ी पंखुड़ी कनेर बनकर। उनमें गंध थी, रूप था, रंग था, मदमाता आकर्षण था। अंजलि भर भर उसने उन्हें अपनी देह पर बिखरा लिया। उनमें सामीप्य था, साहर्ष्य था, उद्वेग था और थी परतुष्टि। ऐसी परतुष्टि जो किसी बंधन में नहीं डालती, पूर्ण रूप से मुक्त कर देती है। मन ही मन उसने बाहें फैलाकर एक बार फिर जितिन को अपने आसपास खींच लिया। उसे बांधना चाहा कि खुद उसके कठोर आलिंगन में जकड़ गई। टूट टूट जा रहे बदन का रोम रोम पारुल बन हवा में लहरा गया और एक बार फिर उसने जितिन को कहते सुना, मन करता है यहीं ठहरा रहूं और यूं ही जीता रहूं। बस अब कुछ ही देर बाद वह उठेगा, आंखें खोलेगा और एकदम बिस्तर से बाहर कूद जाएगा। मनीषा सोने का बहाना किए रहेगी। जितिन फ़ोन करके चाय का ऑर्डर दे देगा। चाय आने पर प्याले में डालकर आवाज़, देखा मनीषा। मनीषा अलसाई आंखों खोलेगी, तकिए पर सिर ऊंचा करके हाथ आगे बढ़ाएगी और हाथ से प्याला थामते थामते मुस्कुरा देगी, अपनी सबसे प्यारी मुस्कुराहट। बिस्तर पर अधलेटी मुद्रा में उसकी प्रतीक्षा मग्न अर्ध समर्पित देह कितनी अद्भुत मनोहारिता लिए रहती है, वह जानती है। फिर चाय पीते पीते या चाय का प्याला साथ साथ खाली करके नीचे रख लेने पर जितिन उससे कहेगा, मनीषा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, चाहता रहा हूँ। जितिन तब कहाँ बैठा रहेगा, सामने कुर्सी पर या उसके और करीब उसके बिस्तर पर? ज़रूर बिस्तर पर ही। तब वह क्या कहेगी? शायद हाँ जितिन, चलो एक बार फिर हम दोनों साथ हो जाएं। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारी परिपक्वता को, तुम्हारी चुप्पी को, तुम्हारे उदार व्यक्तित्व को और तुम्हारे इस भीषण ज़रूरतमंद सहवास को। उसने आंखें खोली, जितिन की ओर ताका और फिर मुद ली। कमरे का प्रकाश उसके स्वप्न में खलल डाल रहा था। मुदी आंखों से जो वह देख रही थी, वह यथार्थ की विषदता लिए एक स्वप्न ही तो था। उसने देखा जितिन उसके बिस्तर से उठा और उसे बाहों में ले चल दिया। उसने अपने बदन को ढीला छोड़ दिया, पर भार जितिन की बाहों पर ना होकर जैसे आसपास बहती हवा के प्रवाह पर था। उसकी बाहों का कसाव ढीला पड़ गया।
वह मुक्त हो गई, फिर भी हवा उसे उठाए रही। वह जितिन की छाती पर कपोल टिकाए बहती रही, बहती रही, बहती रही। और फिर स्वप्न में भी उसे लगने लगा कि वह एक गंतव्य ज़रूरी हो गया है जहाँ बहते बहते पहुँच सके। सहसा उसकी आंखों के सामने जितिन का बंगलूर वाला घर साकार हो उठा। बगीचा, आंगन, बरामदा, घास, क्यारियाँ, गाड़ी, गमले, मेज, कुर्सियाँ, ड्राइवर, नौकर, मेहमान, दफ्तर, नाश्ता, चाय, चाय, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा और प्रतीक्षा, समय, 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 खोखले खंडों में विभक्त, हर भाग में फिट होता दैनिक व्यवहार। जितिन और उसके बीच खाने की मेज, जितिन और उसके बीच मेहमानों की कतार, जितिन और उसके बीच बासी मुख और क्लांत शरीर की दूरियां, जितिन और उसके बीच असंख्य मूक शून्य क्षण। किस शिला से जा टकरा दिया उसने अपने स्वप्न को। सिहर कर उसने आंखें खोल लीं। झकझोर कर जितिन को जगा देना चाहा। उसने हाथ बढ़ाया ही था कि पास मेज पर रखा टेलीफोन उत्कृष्ट स्वर में चीख कर उठा। मनीषा का बड़ा हाथ उसकी ओर मुड़ गया। पल भर को वह झिझकी उठाए या नहीं, निर्णय तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उससे पहले ही जितिन बिस्तर से कूदकर उसके पास पहुंच गया और रिसीवर उठा लिया। हेलो। जितिन की आवाज़ इतनी करारी और सुस्पष्ट थी कि विश्वास करना कठिन था कि यह आदमी अभी अभी प्रगाढ़ निद्रा से उठा है। हेलो मिस्टर राय। दूसरी ओर से आवाज़ आ रही आवाज़ से उसे भी सुनाई पड़ी। बोल रहा हूँ। ट्रंक कॉल फ्रॉम बेंगलुरु, स्पीक प्लीज़। हेलो। हाँ हाँ। उधर से आ रही आवाज़ धीमी पड़ गई। वह बहुत कुछ कहती गई जो मनीषा ठीक से सुन समझ नहीं पाई। उसका ध्यान फ़ोन से हटकर सामने खड़े जितिन पर जा केंद्रित हुआ। वह उसकी ओर पीठ किए खड़ा था, लंबी पतली टांगों पर प्राचीर के समान तना खड़ा। उसका सांवला शरीर उसे मुग्ध किए ले जा रहा था। अजीब बात यह थी कि हल्की गोलाई लिए हुए उसके कंधे दिखाई देने पर भी चित्र खंडित नहीं होता था। उनके झुकाव में विचलता नहीं थी, केवल थी समझौता करने की ताकत। लगता था उसने जो बोझ उठा रखा है उसके भार से उसके कंधे झुक अवश्य आए हैं, पर केवल इसलिए कि वह उसे और सुगमता से उठा सके, अपनी सीधी तनी पीठ पर आसानी से ढो सके। वह बोझ उसके कंधों को ही झुका सका था, बाकी के अस्तित्व को नहीं। उसका सिर वैसे ही संतुलन से टिका था, पांव उसी धैर्य के साथ धरती पर जमे थे। मनीषा जैसे उस नग्न देह को पहली बार देख परख रही थी। मंत्रमुग्ध सी वह बैठी रही और मन ही मन उसका स्पर्श पा उसकी स्वप्न में लौट आई, जो जितिन के बंगलूर वाले बंगले में टकरा कर छिन्न भिन्न हो गया था। खट। फोन कट गया। जितिन तेजी से पीछे मुड़ा। अब मनीषा के सामने उसका चेहरा था। वह होठों पर मोहित मुस्कान बिछाए उसके करीब आने की प्रतीक्षा करने लगी। बिना उसकी ओर एक नज़र देखे वह सामने से निकलकर कमरे से सटे बाथरूम में घुस गया। 8-10 मिनट बाद बाहर निकला तो पूरी तरह तैयार, सूट और टाई में। पहुंचक मनीषा ने देखा और देखती रह गई। कमरे में आकर उसने पलंग के पास पड़े अपने जूते उठाए और सोफे पर बैठकर फीते कसने लगा। मुंह झुकाए झुकाए ही बोला, बंगलूर से ट्रंक कॉल थी, फैक्ट्री में हड़ताल हो गई है, मुझे फ़ौरन जाना है। क्या? हाँ, 6 बजे फ़्लाइट है, उससे निकल जाऊंगा। 1-2 लोगों से भी मिलना है, तुरंत चलना होगा। मनीषा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तुम तैयार हो जाओ। अब उसने सीधे उसकी ओर देखकर कहा, इतने में सामान बांध लूँ, साथ लेता जाऊंगा और इधर लौटूंगा नहीं। मनीषा ने अपने को प्रकृतिस्थ कर एक यांत्रिक सा अच्छा कह डाला, पर वह भी शायद उसने सुना नहीं। वह फ़ोन पर रिसेप्शन को बिल तैयार रखने की ताकीद दे रहा था। देते ही वह सामान बांधने अंदर कमरे में चला गया। उसके हाथ कितनी फुर्ती से चल रहे होंगे, सामान इधर उधर से उठाकर किस तीव्र गति और तरतीबी से सूटकेस के अंदर जमाता चला जाएगा, वह अच्छी तरह जानती है। उतनी ही अच्छी तरह यह भी जानती है कि फुर्ती के साथ उसे भी कपड़े पहन लेने चाहिए।
उसके आत्मसम्मान के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसके कमरे में लौटने के पहले वह पूरी तरह तैयार हो जाए, बालों की एक एक लट के संवर चुकने तक, होठों पर लिपस्टिक की सानुपात लकीरें ओढ़े जाने तक। उस बने संवरे व्यस्त जतिन के सामने बीते चंद घंटों की तनिक भी छाप लिए आना उसके लिए असहनीय है, और उनकी देह है कि शिथिल निढाल उसके मस्तिष्क के आदेशों का पालन करने से इनकार किए दे रही है। कुछ क्षणों पहले ही सारी चुस्ती न जाने कहाँ गायब हो गई है। अपने सिर पर जो दुर्दमनीय बोझ वह महसूस कर रही है, वह शायद उस उपहास का है जो अपने स्वप्न पर वह स्वयं अनुभव कर रही है। फिर भी किसी तरह इच्छा शक्ति से उसने अपनी देह को आगे धकेला और सारे काम करा लिए। जितिन जब दोबारा कमरे में आया तो एकदम प्रकृति स्थिति दिखती हुई सजी समरी हाथ में बैग लटकाए सोफे पर बैठी थी। उसने उसकी ओर नहीं देखा, सीधा फ़ोन पर जाकर रिसेप्शन से जल्दी कुली भेजने की मांग करने लगा। जैसे ही उसने फ़ोन काटा वह उठ खड़ी हुई। मैं चलती हूँ, उसने कहा। ठहरो, उसने मेज के दरारों का मुआयना करते हुए कहा। रास्ते में छोड़ता जाऊंगा। नहीं, उसने दृढ़ स्वर में कहा। मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा, उसने प्रतिवाद नहीं किया। निश्चित स्वर में बोला। नीचे तक छोड़ाऊं? नहीं, मनीषा ने उसी दृढ़ स्वर में दोहराया। बेहतर है कि वह हमें होटल में साथ कोई ना देखे, मैं पहले जाना चाहती हूँ। सहसा जितिन मेज छोड़ उसके पास आ खड़ा हुआ, जैसे उसे याद आ गया हो कि वह कौन थी और उसके कमरे में क्यों थी। मुझे अफसोस है, उसने कहा एकदम से। यह हो गया, तुम तो जानती ही हो मेरे मौक़ों पर तनिक सी देरी या छोटा सा गलत कदम भी कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिल्कुल, उसने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बहुत जल्दबाजी करनी पड़ी, उसने फिर कहा। नहीं तो? मनीषा तब तक दरवाज़ा खोल चुकी थी। वहीं से उसने कहा, वैसे भी मुझे 2 बजे तक घर पहुंचना था। अगली बार आऊं तो? जितिन ने कहा तो स्वर से आग्रहान्वित लालसा झलक उठी। मनीषा मुस्कुरा दी। भविष्य को अभी से मत बांधो, उसने कहा और दरवाजे से बाहर निकल गई। रक्तिम जवा कुसुम जब खिलता है तो एक मादक उच्छृंखलता लेकर, पर दिन के अवसान के साथ साथ उसकी पंखुड़ियाँ सिमटती जाती हैं, सूखती नहीं। बस किसी बंदी गृह के अवसादपूर्ण वातावरण के समान कस जाती हैं, फिर न खुलने के लिए। देखकर क्षण भर के लिए भ्रम हो सकता है कि वह कलिका है जो खिलने के लिए आने वाले कल की प्रतीक्षा कर रही है, पर शीघ्र ही वह टूट जाता है। पता चल जाता है कि उसका संबंध आने वाले कल से नहीं, बीते हुए कल से है। अतीत का नीरस चिन्ह मात्र है वह। अब मनीषा सोच रही थी कि क्या सचमुच वह जितिन के मुंह से वह प्रस्ताव सुनना चाहती थी? क्या वह उस खाम ख्याली में खोकर केवल अपने अहम को संतुष्ट कर रही थी? यदि कहीं वह उसके निर्णय की मांग कर बैठता तो वह क्या उत्तर देती? आखिर वह चाहती क्या है? गेंद की तरह जितिन और मधुकर के बीच लुढ़कते रहना? जितिन जो 4 वर्ष पहले था यही अब भी है और वही सदा रहेगा। तब 4 वर्ष पहले ऐसा क्या हुआ था कि वह जितिन को छोड़ मधुकर के साथ चली आई थी? क्या कहा था तब उसने? मेरा नूतन जन्म हुआ है जितिन। तुमसे विवाहित इन 2 वर्षों में भी मैंने अपने को तुम्हारे इतने निकट महसूस नहीं किया जितना इन 4 महीनों में मधुकर से किया है। 4 महीने क्या, 4 दिन में ही कर लिया था जितिन। मैंने जीवन में पहली बार प्यार किया और पाया है। उसके आग्रह को मैं नहीं ठुकरा सकती। उसको मिटाना खुद को मिटाना होगा। मैं जा रही हूँ मधुकर के साथ, मुझे जाना ही होगा। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैं मधुकर से 2 साल पहले क्यों नहीं मिलती तो तुम और मैं दोनों इस व्यवस्थित विवाह के हादसे से बच जाते। तुम कह सकते हो मैंने तुम्हें विवाह अपनी इच्छा से किया था। अब उससे अलग होकर मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो रही हूँ। तुम कहोगे तो सत्य होगा, मैं इनकार नहीं करूँगी। प्रेम होता ही स्वार्थी है। इससे तुम्हें दुख हो तो उससे क्षमा मांग सकती हूँ, पर अपना निश्चय नहीं बदल सकती। पर मैं सोचती तुम्हें सचमुच दुख होगा। कुछ दिन सूना अटपटा अवश्य लगेगा,
फिर सब सामान्य हो जाएगा। तुम्हारे लिए मेरी यह प्रार्थना है कि तुम भी ऐसा प्रेम पा सको। कितनी निर्ममता के साथ उसने जितिन को अलग झटक दिया था, जैसे वह उसके और मधुकर के बीच खड़ी गोरे की पतली कच्ची दीवार हो, गारे की पतली कच्ची दीवार हो, और कुछ नहीं। यह बातें भी जो अभी अभी सोच गई है, सब की सब कहाँ और उससे कह पाई थी। उसने बिना शोर मचाए उसका निर्णय स्वीकार कर लिया था और उसने निष्कृति की श्वास छोड़ घर त्याग दिया था। चली गई थी मधुकर के पास। सहसा उसकी आंखों के सामने मधुकर से मिलन के वह प्रथम क्षण कौंध गए। उनकी चमक के आगे जवा कुसुम के अंबार फीके पड़ गए। वह तो अलौकिक वस्तु थी। प्रथम प्रेम, यही कहा था ना उसने, यही सुना पढ़ा था ना। प्रेम एक निष्ठ होता है, प्रेम अटूट होता है, प्रेम अनश्वर होता है, पर क्या निरंतर भी।